Okay. Hello to all. How are you? Hope you're safe in your homes in this pandemic situation. आज हम डिस्कस करेंगे कंपनी की बैलेंस शीट। कंपनी की बैलेंस शीट प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप की बैलेंस शीट से कुछ अलग है। कॉपी और पेन उठाइए और इसके कंटेंट्स लिखते जाइए और साथ में लर्न करते जाइए, क्योंकि इसको लर्न करने के बाद आपको ये चैप्टर और आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट और आपका शेयर कैपिटल का चैप्टर सब करने बहुत आसान हो जाएंगे। ओके, कंपनी की बैलेंस शीट पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में प्रिस्क्राइब्ड है। ये भी नोट कीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू का पार्ट बन सकता है। कंपनी की बैलेंस शीट में लिखेंगे मेन हेड इक्विटी एंड लायबिलिटीज। लायबिलिटीज कंपनी की 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें आपकी पहली आ जाएगी इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंडर है पहली हेडिंग शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स मीन्स जो शेयर कैपिटल शेयर होल्डर्स ने लगाई है, या उसके बिना भी कुछ और, या उसके बिना भी कुछ और। अब हमने क्या किया, कंपनी को कुछ प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट को किस में बांटा जाएगा? शेयर होल्डर्स में। क्या हम सारा प्रॉफिट बांट देंगे? नहीं। क्या आपकी मम्मी आपके घर की सारी मनी स्पेंड कर देती हैं बिना कुछ सेव किए? नहीं। क्या आप अपनी पॉकेट मनी सारी की सारी ख़त्म कर देते हैं बिना कुछ सेव किए? आई थिंक नहीं। तो हम भी कैसे सारा प्रॉफिट ख़त्म कर देंगे? हम अपने प्रॉफिट्स का कुछ हिस्सा रिजर्व्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं। कैसे रिजर्व्स? ऐसे रिजर्व्स जो हमें कंटिंजेंसीज में काम आते हैं। रिजर्व्स में अगर हम मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो एज एंड व्हेन हम किसी सिचुएशन में होते हैं, या हम किसी ऐसी सिचुएशन में हैं कि हमें मनी की ज़रूरत है, तो हम उस मनी को यूज़ कर सकते हैं। अब हमने कुछ मनी रिजर्व्स में ट्रांसफ़र कर दी, कुछ अमाउंट हमने डिविडेंड पे करने के लिए यूज़ कर ली, तो बाकी की अमाउंट क्या कहलाएगी? सरप्लस। और वो सरप्लस भी रिजर्व्स एंड सरप्लस का पार्ट बनेगी। तो शेयर होल्डर फंड्स में 3 आइटम्स आएंगी। पहली है शेयर कैपिटल, या नोट इट डाउन फास्ट, और सेकंड है रिजर्व्स एंड सरप्लस, थर्ड है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। अब शेयर कैपिटल मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था, 2 तरह की होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस शेयर होल्डर फंड्स का पार्ट क्यों बनते हैं? रिजर्व एंड सरप्लस प्रॉफिट्स में से बने हैं, तो प्रॉफिट्स किसके थे? शेयर होल्डर्स के थे। तो रिजर्व एंड सरप्लस भी शेयर होल्डर फंड्स का पार्ट बनेंगे। थर्ड आइटम मैंने बोली शेयर वारंट्स, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। शेयर वारंट्स फुली पेड शेयर्स होते हैं, जिसको कंपनी कुछ टाइम के लिए या कुछ अपनी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए इशू कर देती है, और उसके बाद वो मनी वो वापस कर देती है मार्केट में, और अपने शेयर वारंट्स को रिडीम कर देती है या रिटर्न कर देती है। नेक्स्ट इसके बाद अच्छा लर्न कीजिए और मेरे साथ पहले वो पिछला टॉपिक रिवाइज करते हैं। हमारी मेन हेडिंग इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सबसे पहले शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स की पहली आइटम शेयर कैपिटल, सेकंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, थर्ड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। लिखते जाइए, एंजॉय करते जाइए और लर्न करते जाइए। अब बीच में एक छोटी सी लाइन आ रही है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर्स बट पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट। इसका क्या मतलब है?
आपने शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट की, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव कर ली, बट कंपनी की फाइनेंशियल क्लोजिंग पास आ गई। अब आपको क्लोजिंग के टाइम पे आपने एप्लीकेशन मनी रिसीव की बट अलॉटमेंट नहीं कर पाए, तो वो जो मनी आपने एप्लीकेशन मनी रिसीव कर रखी है उसको क्या कहेंगे? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ का थर्ड पोर्शन है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ आगे 4 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, जिसमें पहली आती हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। वेरी नेम सजेस्ट, क्या? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मतलब वो अमाउंट जो लंबे टाइम से बोरो कर रखी है। अब ये तो ज़रूरी नहीं कि सारी की सारी कैपिटल शेयर होल्डर्स वाली ही लगी हो कंपनी में, कुछ अमाउंट हम बाहर से भी ले सकते हैं, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले बताया लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स वो अमाउंट जो मैंने बहुत लंबे टाइम के लिए मार्केट से उधार ले रखी है, जिसके बदले में मैं उन्हें इंटरेस्ट पे करूँगी। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कई बार 10 साल 15 साल के लिए भी हम ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, ब्रैकेट में लिखा है नेट। अब ये क्या भला है? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होता है? आप सबको टैक्स शायद पता है क्या होता है। अब कंपनी का क्या प्रोविज़न होता है? कंपनी अपना टैक्स अपनी टर्नओवर को अज्यूम करके या उसको कैलकुलेट करके एडवांस में डिपॉजिट कर देती है, बट साल के एंड में क्या हुआ या ईयर एंड में क्या हुआ? हमारी जो इनकम थी वो हमारे एस्टीमेट से कहीं ज़्यादा हो गई, तो हम बहुत प्रॉफिट में हैं। अब अगर हम प्रॉफिट में हैं तो पहले वाला टैक्स पड़ा कम, अब जो एक्स्ट्रा टैक्स आपको पे करना पड़ेगा आपकी इनकम ज़्यादा होने के वजह से, वो है आपकी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अब वो लायबिलिटी आप साथ के साथ पे नहीं कर सकते, इसीलिए उसे क्या कहा जाएगा? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सॉरी भूल गई, आप याद दिलाइए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अदर नॉन करेंट लायबिलिटीज़, यानी कि वो लायबिलिटीज़ जो हमें कहीं से हमने हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ हैं, हम उनको ग्रुप कर दिया है एक हेड में अन्य अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, जिसको हम स्पेसिफिक एक हेड में नहीं बता सकते। हमारा इसी का लास्ट पॉइंट है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। प्रोविजंस वो मनी जो कंपनी ने सेट असाइड कर रखी है किसी फ्यूचर लायबिलिटी को मीट करने के लिए। प्रोविजंस कंपनी कंपल्सरीली बनाती है। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं, इसीलिए उसे कहा जाता है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। 3 पार्ट्स हो गए। आर यू टायर्ड? आई होप नॉट। तो नोट कीजिए और रिकैप करेंगे ये 4th पॉइंट करने के बाद। हमारा 4th पॉइंट है करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ का फर्स्ट टॉपिक ऊपर क्या किया था? नॉन करंट लायबिलिटीज़। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था? या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो अब है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स वो बोरोइंग्स जो बहुत कुछ थोड़े समय के लिए की जाती हैं, 1 ईयर 6 मंथ्स, यानी कि आपके ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर या 1 ईयर के अंदर अंदर जो मनी पे हो जाती है वो होती है आपकी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। आगे क्या है? ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स में आपके आ जाएंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल शायद आपको बहुत अच्छे से आते हैं। ओके, सन्ड्री क्रेडिटर्स वो जिनसे आपने क्रेडिट पे कोई सामान ले रखा है, अगर हमने उन क्रेडिटर्स को कोई बिल साइन करके दे दिया है तो वो क्रेडिटर्स हमारे बिल्स पेएबल बन जाते हैं। नेक्स्ट है हमारी शॉर्ट टर्म प्रोविजंस।
जैसे नॉन करंट लाइबिलिटीज में थे लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, तो इसमें है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। और फोर्थ हेडिंग है हमारी अदर करंट लाइबिलिटीज। जैसे नॉन करंट लाइबिलिटीज में थी अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज, तो इसमें है अदर करंट लाइबिलिटीज। चलिए एक रिकैप। हमारा मेन हेड इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, फर्स्ट सब हेड शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर फंड्स के अंडर शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। रिपीट विद मी ताकि आप इस बैलेंस शीट को प्रॉपरली लर्न कर पाएं और याद रख पाएं। नेक्स्ट है एक छोटी सी लाइन, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। नेक्स्ट क्या था? नॉन करंट लाइबिलिटीज। यू आर राइट। तो उसमें क्या था आगे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी नेट, और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस एंड अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज। ओके, जल्दी से रिकैप करते हैं। फोर्थ हेडिंग वो थी करंट लाइबिलिटीज, उसमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेएबल्स, आगे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस और अदर करंट लाइबिलिटीज। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं तक। ये बैलेंस शीट का वन पार्ट आप याद करिए, रिकैप करिए, और हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद द अदर पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट दैट इज कॉल्ड एसेट साइड।